हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड फाइनली आप पहुंच चुके हैं हमारे इस जावा डीएसए सीरीज के लेक्चर नंबर 22 में। और आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स से आपके से इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे एक डीएसए क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो पक्का आपसे एक सवाल किया जाएगा कि इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फटाफट बताओ। लेट्स से आप कोई डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी ऑनलाइन टेस्ट में बैठे हैं। आप कभी कभी सारे टेस्ट केस पास करा पाएंगे, कभी कभी कोई टेस्ट केस पास नहीं होगा, कभी कभी आप एक एरर देखेंगे, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो जनरली एरर कब आता है कि आपसे एक फास्टर सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है, बट आपने जो सॉल्यूशन अभी राइट डाउन किया है वो स्लोअर है, स्लो सॉल्यूशन आपने राइट डाउन किया है। तो इस केस के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं स्लो सॉल्यूशन को फास्ट में कन्वर्ट करूं। तो फिर से आपको सोचना पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने एक ब्रूट फोर्स एक बेसिक सोल्यूशन राइट डाउन कर दिया है और सामने वाला व्यक्ति आपसे कह रहा है एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, एक ऑप्टिमाइज अप्रोच लेके आने के लिए, तो आपको तब फिर दोबारा सोचना पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो एट द एंड में ये कहना चाहता हूँ कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और आपको इस लेक्चर के बाद एकदम अच्छी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी मित्रों, और मजा आ जाएगा। तो आपके सामने एक आर्टिकल है जहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने हर डायमेंशन समराइज कर दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसको गो थ्रू करें ताकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ें एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट के साथ। आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और समझते हैं व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक सिंपल से एग्जांपल को पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। लेट्स से हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, मेरे सामने एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैंने दो अलग अलग कोड लिख दिए। एक कोड लिख दिया मैंने कोड 1 जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, एक कोड लिख दिया मैंने कोड 2 जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। बस फर्क इतना है कि ये वाला कोड जो है सॉल्व करने में अराउंड 5 सेकंड लेता है, जब रन होता है तो नियरली 5 सेकंड लेता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जब मैं ये वाले कोड को रन करता हूँ तो ये नियरली 10 सेकंड लेता है इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर अब मैं यहाँ पे आके आपसे पूछूं कि कौन सा वाला कोड बेटर है, तो आप कौन से कोड को चूज करेंगे? ऑब्वियसली मेजोरिटी या सारे के सारे लोग आप में से इस कोड को चूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड ले रहा है, यानी कि लेस टाइम ले रहा है। अब खुद ही सोचो, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, ये व्यक्ति करके दे रहा है 5 सेकंड में, ये व्यक्ति करके दे रहा है 10 सेकंड में, ऑब्वियसली आप इसको चूज करोगे। तो आपका रीजन क्या है कि ये कोड कम टाइम लेता है, दैट्स वाई मैं इसको चूज कर रहा हूँ। ये कोड कम टाइम के लिए सीपीयू को एंगेज कर रहा है, दैट्स वाई मैं इस कोड को यूज कर रहा हूँ। ये कोड कम टाइम वेस्ट कर रहा है सीपीयू का, जबकि ये वाला कोड ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है सीपीयू का फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम। तो एक बात हमें समझ में आती है कि जब भी मेरे पास एक प्रॉब्लम होगी और मल्टीपल तरीके होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, लेट से मेरे पास मल्टीपल टाइप ऑफ कोड अवेलेबल हैं, 4 कोड हैं, कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 4, तो मैं किसको हमेशा प्रेफर करने वाला हूं? एक तरीका मुझे पता लग गया, जिस कोड के अंदर कम टाइम लग रहा होगा, कम एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस कोड को मैं चूज कर लूंगा। थोड़ी बात समझ में आती है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन सवाल क्या था हमारा, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो डेफिनेशन ट्रिकी सी है, शायद कंफ्यूजन हो जाए, बट लेक्चर में बने रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। डेफिनेशन शायद उतनी अच्छे से क्लियर ना हो, बट फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज जस्ट एन एंटिटी बाय विच यू कैन मेजर द टाइम टेकन बाय योर प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया, आपने एक कोड राइट डाउन कर दिया, वो कोड रन होने में या प्रॉब्लम सॉल्व होने में, आउटपुट देने में कितना टाइम ले रहा है, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करता है। अब टाइम ले रहा है तो टाइम तो सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर या आवर्स के अंदर इस प्रकार से मैनेज होता है, मेजर होता है। तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेकंड, मिनट और आवर में मेजर करेगा? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझना। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज जस्ट एन एंटिटी, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट थ्रू विच यू कैन मेजर द टाइम टेकन बाय योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट साइज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आके सारी की सारी गेम बदल जाती है। इसका मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें भी, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट साइज। अब सोचो, मैंने बोला कि मैंने कोड लिखा, ठीक है, और वो कोड जब मैं रन करता हूँ n=5 के लिए तो वो नियरली 1 सेकंड लेता है। मैंने बोला वही कोड जब मैं रन करता हूँ n=50 के लिए तो वो नियरली 9 सेकंड ले रहा है। उसी कोड को मैंने रन कर दिया n=500 के लिए, तो लेट से वो कोड 90 सेकंड ले रहा है। तो क्या ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि n के ऊपर मेरे प्रोग्राम का टाइम डिपेंडेंट हो गया एक प्रकार से? जैसे जैसे मेरा n बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ता जा रहा है, फिर से n बढ़ गया, फिर से एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ गया। तो ऐसे मैं किसी प्रोग्राम के सेकंड में आउटपुट नहीं दे पाऊंगा। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आपने कोई भी कोड राइट डाउन कर दिया तो ये पक्का 3 सेकंड लेगा, ये पक्का 4 सेकंड लेगा। मैं कभी नहीं बता सकता ये, मैं कभी भी ऐसे एग्जैक्ट टर्म्स में टाइम नहीं बता पाऊंगा किसी भी प्रोग्राम का, क्योंकि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है जैसे जैसे मेरा इनपुट चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा टाइम भी चेंज होता जा रहा है। तो रादर देन कोटिंग एनी कॉन्स्टेंट या ऐसी एनी स्पेसिफिक टाइम, मैं एक फंक्शन कोड कर दूंगा। मैं एक फंक्शन कोड कर दूंगा। फंक्शन कैसे सकते हैं? फंक्शन आपका लीनियर भी हो सकता है, फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, फंक्शन आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। बात समझ में आती है?
तो लेट से मैंने बोला कि मैंने कोई प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस करके एक लूप चलाया, जो कि क्या करता है, जो कि एस आउट करता है लव। ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये वाला कोड किसी भी इनपुट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। एन की वैल्यू चाहे 10 हो, एन की वैल्यू चाहे 1000 हो, एन की वैल्यू चाहे 1 लाख हो, ये हर बार लूप 5 आइटरेशन ही चलने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लूप हमेशा कांस्टेंट टाइम रन करेगा? अगर मान लो ये 1 सेकंड रन होता है तो एन की वैल्यू चाहे 10 हो तब भी 1 सेकंड रन होगा, एन की वैल्यू चाहे 1000 हो तब भी 1 सेकंड रन होगा, एन की वैल्यू चाहे 1 लाख हो तब भी 1 सेकंड रन होगा। तो जनरली क्या लॉजिकली ये वाले जो कोड हैं जो आपके इनपुट साइज पर डिपेंडेंट ही नहीं है, जो हमेशा सेम ही टाइम ले रहे हैं रन होने में, इस तरीके के कोड को हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला कोड मेरा कांस्टेंट टाइम ले रहा है। कांस्टेंट, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है? So what is time complexity? Time complexity is a concept by which you can measure the time taken by your program depending on your input size. Input size पर मेरा टाइम डिपेंडेंट है, वो जस्ट आपने भी ऑब्जर्व कर लिया। शायद डेफिनेशन उतनी क्लियर ना हो, बट विद टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। सो नाउ वी आर मूविंग टू व्हाई आर वी गोइंग टू स्टडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो मैंने कहा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहली चीज, ज़्यादा महान बनने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सबको पता है कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि कल को आप उस कंपनी के इंटरव्यू में बैठ पाएं, उसके ऑनलाइन टेस्ट में बैठ पाएं, क्रैक कर पाएं, और वो जो बढ़िया सी जॉब है 30 40 50 लाख पर साल वाली, उसे आप क्रैक कर पाएं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मुझे पता है कि मेरे इंटरव्यूज़ के अंदर हर क्वेश्चन के बाद मेरा इंटरव्यूअर पूछने ही वाला है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ही है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, दैट्स वाई मैं इसको पढ़ रहा हूँ। सिंपल, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करते, महान नहीं बनते कि आई वांट टू बी ए गुड इंजीनियर दैट्स वाई आई एम स्टडीइंग दिस। नहीं नहीं नहीं, हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, जॉब चाहिए, इसलिए बढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और फायदा क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला कॉन्सेप्ट हमें जब आ जाता है तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा कोड बेटर है, कौन सा कोड स्लो है, कौन सा कोड फास्ट है, कौन सा ब्रूट फोर्स है, कौन सा ऑप्टिमाइज है। तो लेट्स से मुझे कोई एफिशिएंट कोड राइट डाउन करना होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा मेरी सहायता करने वाला है एक एफिशिएंट कोड राइट डाउन करने में। इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारा एक और कॉन्सेप्ट पेंडिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसको फटाफट समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पड़ेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? अगेन सिमिलर लाइंस पर इसकी डेफिनेशन भी बेस्ड है। तो मैंने कहा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन अ कॉन्सेप्ट बाय विच यू कैन मेजर द स्पेस टेकन बाय योर प्रोग्राम, स्पेस टेकन या मेमोरी टेकन बाय योर प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द इनपुट साइज। फिर दोबारा, डिपेंडिंग ऑन इनपुट, ठीक है। तो अगेन व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज अ एंटिटी थ्रू विच यू कैन मेजर द स्पेस और मेमोरी टेकन बाय योर प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आती है? तो लेट्स से आप कोई भी कोड राइट डाउन करते हैं, आपने लिख दिया यहाँ पर वॉइड मेन, और आपने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया कि एक आपने एरे क्रिएट कर दिया है जी, एरे क्रिएट कर दिया है, और ये एरे आपका डिपेंड करता है एन के ऊपर। खुद सोचो, अगर एन की वैल्यू 5 होगी तो 5 मेमोरी ब्लॉक्स लिए जाएंगे, हाँ या ना? अगर एन की वैल्यू 50 होगी तो 50 मेमोरी ब्लॉक्स लिए जाएंगे, हाँ या ना? अगर एन की वैल्यू 500 है तो 500 मेमोरी ब्लॉक्स लिए जाएंगे, हाँ या ना? तो क्या एन के ऊपर मेरा अमाउंट ऑफ मेमोरी टेकन डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सो दैट्स हाउ वी कैन से कि जब भी हमें किसी प्रोग्राम का स्पेस कैलकुलेट करना होगा कि यार ये प्रोग्राम कितना स्पेस लेता है, क्या ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, क्या ये कम स्पेस ले रहा है, या फिर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 अलग अलग कोड हैं और मुझे बताना है कि कौन सा कोड ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट है, तो मैं देख लूंगा यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी बोलूंगा ये कम स्पेस ले रहा है, ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट है। क्या बात समझ में आती है? तो इसको समझेंगे कि जरा किस प्रकार से होती हैं चीज़ें। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि स्पीड, लेट से मुझे कभी मेजर करनी हो तो उसकी यूनिट मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। मैंने कहा मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से स्पीड आपकी मेजर होती है। लेट से डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना तो डिस्टेंस किस प्रकार से मेजर होता है, मैंने कहा किलोमीटर। इस प्रकार से हम इसको मेजर कर पाते हैं। वैसे जब कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने की बारी आती है तो यहाँ पे जनरली हम 3 प्रकार से इसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने बोला, तो सबसे पहली नोटेशन है बिग ओ नोटेशन। तो जब बिग ओ नोटेशन की बात आती है तो बेसिकली इससे आप किसी भी कोड की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं, या फिर हम अपर बाउंड भी इसको कह सकते हैं। समझाऊंगा डिटेल में, चिंता मत करना अभी, ठीक है। सेकंड इज, हमने बोला हमारे पास थीटा नोटेशन अवेलेबल है जिससे आप एवरेज केस जान सकते हैं, ठीक है। एवरेज केस, एग्जैक्ट केस की हम बात जब करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओमेगा।
ओमेगा नोटेशन, जिसके द्वारा आप हमेशा बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, जिसे हम लोअर बाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया है, मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया, इस एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने बोला इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 7 5 9, बहुत ही बढ़िया, और इसका नाम है ARR। लेट से मेरे को एक एलिमेंट जिसका नाम है टारगेट, उसको सर्च करना है 9 को। तो 9 को मैं कैसे सर्च करूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या, मैंने बोला 9 मिला, नहीं मिला, यहाँ पे क्या 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 9 मिला, नहीं मिला, मिल गया, सॉरी, यहाँ पे क्या 9 मिला, जी हाँ मिल गया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, 9 को फाइंड आउट करने के अंदर मेरे कितने कंपैरिजन ऑपरेशन हो गए? 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली जिनका जितना एरे का साइज था उतने ही मेरे कंपैरिजन लग गए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वर्स्ट केस के अंदर हमेशा मुझे जो एलिमेंट में फाइंड आउट कर रहा हूं कहां मिलेगा? लास्ट में मिलेगा। तो वर्स्ट केस के अंदर मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? मुझे पता लग गया कि वर्स्ट केस के अंदर मुझे हमेशा n कंपैरिजन करने पड़ेंगे, जितना मेरा एरे का साइज है। तो जब भी मुझे वर्स्ट केस को दर्शाना होता है तो वर्स्ट केस को मैं कैसे दर्शाता हूं? बिग ओ नोटेशन से। तो मैंने क्या बोल दिया, वर्स्ट केस में n कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग ओ ऑफ n। इसका मतलब वर्स्ट केस के अंदर आपको n कंपैरिजंस, n ऑपरेशंस करने ही पड़ेंगे इस टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं कि बेस्ट केस है, बेस्ट केस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आएगी? जैसे वर्स्ट केस में आपको हमेशा लास्ट में आपने जूम कर लिया, लास्ट में मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है, वैसे बेस्ट केस के अंदर मैंने मान लिया कि हमेशा मैं पहले कंपैरिजन करने आऊंगा और वहीं पर मुझे मेरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो बेस्ट केस में मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़े? मुझे सिर्फ एक ही कंपैरिजन करना पड़ा। तो बेस्ट केस किससे दर्शाया जाता है? ओमेगा से। तो मैंने बोल दिया ओमेगा 1 मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस की यहाँ पर निकल के आ गई है। ठीक है, अगेन हम ओमेगा या थीटा यूज करेंगे नहीं, आगे जाके जितने भी क्वेश्चन करेंगे हमेशा हम बिग ओ नोटेशन का यूज करेंगे। वहां पे मैं आपको जाके बोल दूंगा कि बेस्ट केस बिग ओ ऑफ 1 है, तो समझ लेना सेम चीज की बात ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब मुझे एवरेज केस की बात करनी है। तो बेस्ट केस है, मैंने माना था कि 9 या टारगेट स्टार्टिंग में मिल जाएगा, वर्स्ट केस से माना था कि टारगेट एंड में मिल जाएगा, एवरेज में ज्यूम कर लेते हैं कि मिडिल में n/2 पोजीशन पे मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा। तो अगर मैं एवरेज केस की बात कर लूँ तो जैसे यहाँ पे मुझे सबसे पहले मिला एक कंपैरिजन ऑपरेशन लगा, सबसे लास्ट में मिला n कंपैरिजन ऑपरेशन लगे। तो अगर n/2 पे मिला तो मैंने मान लिया मेरे कितने कंपैरिजन हो गए, मेरे को नियरली n/2 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। और एवरेज केस के अंदर मैंने बोल दिया मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? थीटा ऑफ n/2। अगेन जनरली जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटीज राइट डाउन करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 या 2 3 4 को भी नंबर लिखने की नीड नहीं है। n/2 को आप ऐसे, थीटा ऑफ n/2 को आप 2 को इग्नोर करके इसको थीटा ऑफ n भी लिख सकते हैं, लिखते ही हैं इस तरीके से। ठीक है, गलत नहीं है थीटा n/2, पर मेक श्योर कि आप कॉन्स्टेंट्स को कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर इंक्लूड ना करें, इस बात का ध्यान रखना। तो यूनिट्स के बारे में आपको पता लग गया। हमने बिग ओ की बात करी जो कि वर्स्ट केस या अपर बाउंड के बारे में बताती है, थीटा की बात करी जो कि एवरेज केस के बारे में बताती है, ओमेगा की बात करी जो कि बेस्ट केस के बारे में बताती है। अब ये थ्योरेटिकली आपको बताना इंपॉर्टेंट था, बट आगे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बिग ओ नोटेशन की बात करेंगे क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है। बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज आपके सामने मैंने राइट डाउन कर दी है। एक बार आर्टिकल में मूव करने से पहले फटाफट इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देख कर आपको साफ साफ अंदाजा लग रहा होगा कि ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने राइट डाउन किया हुआ है। तो अगर आप इस दिशा से इस दिशा में जाते हैं तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम की बात करूँ या स्पेस की बात करूँ, आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। पहले आपका कांस्टेंट टाइम है, फिर आपका लॉगरिथमिक टाइम है, फिर आपका स्क्वायर रूट n टाइम है, लीनियर टाइम है, फिर n log n है, क्वाड्रेटिक आपने देखा n स्क्वायर, n क्यूब, एक्सपोनेंशियल 2 ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल n टू द पावर n। तो इस प्रकार से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इस बिग ऑफ वाले फंक्शन को इंक्रीजिंग डायरेक्शन में देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप इसी को डिक्रीजिंग डायरेक्शन के अंदर भी देख सकते हैं। तो आपके सामने अगर कंपैरिजन आए, आपको log n को कंपेयर करना है n के साथ, आपको n log n को कंपेयर करना है n स्क्वायर के साथ, आपको 2 की पावर n को कंपेयर करना है रूट n के साथ, तो आप कंपैरिजन इस प्रकार से कर सकते हो। इस डायरेक्शन को हमेशा दिमाग में रख सकते हो कि कौन सा वाला हमेशा बड़ा कंसिडर किया जाएगा और कौन सा वाला हमेशा छोटा कंसिडर किया जाएगा। सो नाउ वी कैन मूव टू आर्टिकल। यहाँ बताया गया कि देखो कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज जो कि आपको जनरली देखने को मिलती है ऑफ 1, जिसे हम कांस्टेंट टाइम कहते हैं, जो कि इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, हमेशा इतना ही टाइम लेगा। अभी हमने एग्जांपल देखा भी था स्टार्टिंग पहली स्लाइड में, ऑफ एन जिसको हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। एन स्क्वायर कहते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कह देते हैं, और लॉग एन लगा देते हैं उसको हम लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी कह देते हैं। इतनी बातें हमें समझ में आती है। ठीक है, चलो कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपके सामने यहाँ पर साफ करते हैं। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये 2 लाइंस लिखी हुई है यहाँ पे। ऑब्जर्व करो कि इंट x इक्वल टू 10, ये आपके किसी इनपुट साइज पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट टाइम लेगा, ऑपरेंड करना भी कांस्टेंट टाइम लेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कांस्टेंट टाइम लगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट टाइम लगा, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट टाइम
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम। दैट्स वाई इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 हो गई, कांस्टेंट टाइम हो गया। बहुत ही बढ़िया, इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वन लीनियर टाइम पे, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाला कोड 0 से लेके लेस देन n तक चल रहा है। तो लेट्स से अगर 0 से लेके लेस देन 5 तक होता तो 0 1 2 3 4 कितनी बार चला, 1 2 3 4 5। तो अगेन ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप टोटल n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रिंट करने का हम कार्य कर रहे हैं। प्रिंट करना क्या होता है, ऑफ 1 टाइम ही लेता है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। और n टाइम्स चल रहा है, तो यानी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी लूप की, ऑफ n हो गई। तो ओवरऑल ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आप n बार 1 को प्रिंट कर रही हो, टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए, n ऑपरेशंस हो गए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर लगेगी? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब भी बेसिकली आप एक लूप देखें और लूप के अंदर आप कोई कांस्टेंट टास्क होता है वो देखें, तो जस्ट यू हैव टू मेजर कि लूप कितनी बार चल रहा है। जितनी बार भी लूप चल रहा है उसको आप बिग ऑफ के अंदर डाल दो और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तैयार हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, बाहर वाला लूप 0 से लेकर n तक चल रहा है, यानी कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है। वेरी गुड। अंदर वाला लूप भी 0 से लेकर n तक n-1 तक चल रहा है, ये भी कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स ही चल रहा है। अब मेक श्योर करो, जब भी आपको नेस्टेड लूप वाला केस देखो इस प्रकार से, तो नेस्टेड लूप में हमेशा आपको इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है समझाऊंगा अभी। तो बेसिकली n मल्टीप्लाई n आपने कर दिया, दैट इज n स्क्वायर। दैट्स आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ गई, O ऑफ n स्क्वायर निकल के आ गई। अब मल्टीप्लाई क्यों करा ये समझते हैं। लेट्स से जो आपका आउटर लूप है वो आपका i इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए चल रहा है। और लेट्स से जो आपका इनर लूप है वो आपका j इक्वल टू 0 के लिए और 1 के लिए चल रहा है। अगर आपको ध्यान से याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि आउटर लूप और इनर लूप का ड्राई रन किस प्रकार से वर्क करता है। तो i इक्वल टू 0 के लिए j इक्वल टू 0 चला होगा, i इक्वल टू 0 के लिए j इक्वल टू 1 चला होगा। ऐसे ही i इक्वल टू 1 के लिए j इक्वल टू 0 चला होगा, i इक्वल टू 1 के लिए j इक्वल टू 1 चला होगा। ऐसे ही i इक्वल टू 2 के लिए j इक्वल टू 0 चला होगा, i इक्वल टू 2 के लिए j इक्वल टू 1 चला होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो कितनी बार लूप चला, प्रिंट हो रहा ना बेसिकली, एक बार यहाँ प्रिंट हुआ, 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 टोटल 6 बार चला। हाँ है ना। और ये कितने थे, i की वैल्यूज 3 थी, ये कितनी j की वैल्यूज 2 थी। तो क्या 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है? जी हाँ, दैट्स वाई मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है कि जब भी आपको नेस्टेड लूप इस प्रकार से लगे हुए देखें, हमेशा ये कितने टाइम्स रन हो रहा है, ये कितने टाइम्स रन हो रहा है, या जितने भी लूप्स रन हो रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाल पाओगे। क्या बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया, ड्राइंग भी हमने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। लॉग एन वाला टाइम है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा, वैसे ही हम डिस्कस करते। जब हम बाइनरी सर्च वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकल के आती है, पर फिर भी समझ लेते हैं अभी के लिए। या फिर जब भी हमने एग्जाम्पल देखा, चलो वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, एक बार ये देखते हैं बाइनरी सर्च वाली टॉपिक कैसे काम करता है। अगेन ये डिटेल में हम स्टडी करेंगे, अभी इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो क्या कहता है कोड कि जब तक n 1 से बड़ा है तब तक उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। लेट्स से n की वैल्यू क्या है, 16 है। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 2 किया, n की वैल्यू 8 हो गई। आपने इसको डिवाइड बाय 2 किया, n की वैल्यू 4 हो गई। आपने इसको डिवाइड बाय 2 किया, n की वैल्यू 2 हो गई। आपने इसको डिवाइड बाय 2 किया, n की वैल्यू 1 हो गई। अब लूप तो सिर्फ ग्रेटर देन 1 के लिए चल रहा था, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो कितनी बार चला, एक बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड हुआ, 3 बार डिवाइड हुआ, 4 बार डिवाइड हुआ। तो n इक्वल टू 16 के लिए आपका कितनी बार चला, कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए, टोटल 4 टाइम्स आपका डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि n इक्वल टू 16 के लिए 4 बार रन हो रहा है। लास्ट में n की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। अभी तो हमने यहाँ पे 4 बार देख लिया, पर हर बार 4 थोड़ी होगा। n की वैल्यू जब 160 होगी, n की वैल्यू जब 320 होगी, कुछ वैल्यू हो सकती है। तो मैंने बोला n को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा। कितनी बार करना पड़ा मुझे नहीं पता, लेट से k बार डिवाइड करना पड़ा, और तब जाके मैं 1 तक पहुंचा। अज्यूम कर सकता हूँ सेफली, मैं ये सेफली अज्यूम कर सकता हूँ कि n को मुझे 2 से k टाइम्स डिवाइड करना, जैसे आपको 4 बार डिवाइड करना पड़ा, 1 2 3 4। पर लेट से मेरा इनपुट 320 होता तो कुछ और नंबर ऑफ टाइम्स पर मुझे डिवाइड करना पड़ता। लेट से n को मुझे 2 से k बार डिवाइड करना पड़ा और मेरा आउटपुट आ गया 1। तो n किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर k। और ऐसे अगर दोनों तरफ मैं log n ले लूँ तो क्या हो जाएगा, log बेस 2n इज इक्वल्स टू k। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कितने मुझे ऑपरेशन लगे, इसको 1 तक लेके आने में इतने ऑपरेशन मुझे लग गए। तो अगर मुझे n को 1 तक लाने में इतने ऑपरेशन लग रहे हैं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली क्या हो गई, O ऑफ log बेस 2n। इस प्रकार से आप log n कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल डरने की नीड नहीं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बाइनरी सर्च पढ़ाऊंगा तब दोबारा से ये log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ,
तो यहाँ पे लिखा है आई को 0 से आपने चलाया है कहाँ तक, लेस देन 2n तक। तो ऑब्वियसली 0 से लेके 1 से लेके ऐसे करते करते 2n तक आप गए हैं और प्रिंट कराया आपने। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली क्या हो गई, 2n बार मेरा लूप चला है, ये लूप मेरा कितनी बार चला है, 2n टाइम्स चला है, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ 2n। और हमने क्या सिखाया था, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ n, बिग ओ ऑफ n। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट लूप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई करने वाला लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। सेपरेट लूप, इसमें हमें प्लस करना पड़ता है क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ नंबर ऑपरेशन परफॉर्म किए, लेट से ऑफ n था, यहाँ पे कुछ नंबर ऑपरेशन परफॉर्म किए, लेट से ऑफ m था, तो आपने ऑफ n प्लस m कर दिया। जैसे इस केस के अंदर दोनों के अंदर ही n है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये भी n टाइम चल रहा है ऑफ n, और ये भी n टाइम चल रहा है ऑफ n। ये सेपरेट लूप्स हैं, नेस्टेड नहीं है। तो आंसर क्या निकल गया, आ गया ऑफ n प्लस ऑफ n। आपका मन कर रहा होगा 2 मल्टीप्लाई ऑफ n करने का, है ना, नीड नहीं है, सीधा ऑफ n लिख सकते हो आप। तो ऑफ n प्लस ऑफ n के ही इक्वल होता है, ऐसा यूज़ करते हैं हमेशा हम, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये वाला केस देखो, इसमें अगेन आप देखो वही लॉग वाला लॉजिक है कि आई आपने 1 से स्टार्ट किया है, n-1 तक जाने की कोशिश है, पर +1 करके नहीं जा रहे, आप मल्टीप्लाई 2 करके जा रहे हो। मल्टीप्लाई 2 करा 2 पहुंच गए, फिर से मल्टीप्लाई 2 करा 4 पहुंच गए, फिर से मल्टीप्लाई 2 करा 8 पहुंच गए। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मल्टीप्लाई 2 का लॉजिक है। और ये जस्ट हमने ऑब्जर्व किया मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड बाय 2 का लॉजिक में हम इस प्रकार से लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी अज्यूम कर सकते हैं, करके भी दिखाया मैंने आपको, ठीक है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये एग्जाम्पल देखो फटाफट। एग्जाम्पल के अंदर लिखा गया है कि एक लूप है जो कि कितना, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक चल रहा है। 0 से n-1 का मतलब कितनी बार चला, टोटल n टाइम्स चला। n टाइम्स वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। प्रिंट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कांस्टेंट ऑपरेशन, इसमें कुछ दिमाग लगाने की नीड नहीं है। तो ऑब्वियसली ये पूरा पूरा कोड कितना टाइम खा रहा है, बिग ओ ऑफ n टाइम खा रहा है, क्योंकि n टाइम्स चला था, कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। इस वाले कोड को देखो, ये चल रहा है आपका n टाइम्स, ये भी चल रहा है आपका n टाइम्स, दोनों नेस्टेड लूप हैं। ऑब्वियसली n मल्टीप्लाई n, दैट इज n स्क्वायर टाइम मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, क्योंकि अंदर वाला ऑपरेशन मेरा कांस्टेंट टाइम ही ले रहा है, इसको मुझे काउंट में लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट हम नेस्टेड वाला ऑपरेशन भी देख लिया। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये लूप चल रहा है 0 से लेके n/2 तक, तो n/2 टाइम्स मेरा लूप चला। अंदर क्या हो रहा है, अंदर प्रिंट हो रहा है, जो कि कांस्टेंट टाइम लेता है, इसको काउंट में लेने की नीड नहीं है। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ n/2। ऑब्वियसली इग्नोर कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स को, बिग ऑफ n मेरी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ गई। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंक्रीमेंट बाय 2, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये लूप चल रहा है मेरा 0 से लेके कहाँ तक, n-1 तक, पर 2 के स्टेप में आगे बढ़ रहा है। तो 0 से ये गया +2 करके 2 पे, 2 से ये गया +2 करके 4 पे, और 4 से गया +2 करके 6 पे, और ऐसे n-1 तक। अब खुद सोचो, जब +1 करते थे तो n टाइम्स चलता था लूप। ऑब्वियसली अगर +2 के स्टेप्स में आगे बढ़ूंगा तो ये लूप n/2 टाइम्स चलेगा। तो n/2 टाइम से लूप चल रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी बिग ऑफ n/2। कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, बिग ऑफ n मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। देखो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। लॉगरिथमिक की हमने अभी ऑब्जर्व किया कि 1 से लेके n तक मेरा लूप चल रहा है, बट मल्टीप्लाई 2 के स्टेप में चल रहा है। तो 1 से लेके मल्टीप्लाई 2 किया 2 बन गया, 2 को मल्टीप्लाई 2 किया 4 बन गया, 4 को मल्टीप्लाई 2 किया 8 बन गया, ऐसे करते करते n पहुंच गया। इसी को उल्टा सोच सकते हो कि इसको डिवाइड बाय 2 किया, ये n/2 बन गया। इसी को डिवाइड बाय 2 किया, ये n/4 बन गया। इसी को डिवाइड बाय 2 किया, ये 1 बन गया। तो n को मैंने 2 से डिवाइड किया नियरली k टाइम्स, और 1 तक पहुंच गया। तो n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k। दोनों तरफ मैंने log बेस 2 लगाया, log बेस 2 n विल बी इक्वल टू k। इतने ऑपरेशन लगे मुझे इस n को 1 तक पहुंचाने में। तो दैट्स वाई मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ k, दैट इज बिग O ऑफ log n। इस प्रकार से आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली, ठीक है। ये log n वाली में कंफ्यूज मत हो ना, आगे जाके सिखाऊंगा दोबारा तो मैं भी, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये एक और एग्जांपल है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस बताने की बात हो रही है। चलो ठीक है, 0 से लेके n तक लूप चल रहा है, 0 से लेके n-1 तक मेरा लूप चल रहा है, लेस देन n लिखा है ना। आपके पास एक एरे है, ओके जी, एक एरे है। इस एरे के हर एक इंडेक्स पर जाकर आप टारगेट चेक करने की कोशिश करो। यहाँ पे गए टारगेट चेक किया, 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 यहाँ पे गए टारगेट चेक किया। इसका बेस्ट केस क्या होगा कि सबसे पहले मुझे टारगेट मिल गया यहाँ पे, तो एक कंपैरिजन लगा, ऑफ 1 मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बेस्ट केस की। वर्स्ट केस क्या होगा, सबसे लास्ट में टारगेट मिला। सबसे लास्ट मतलब कितने कंपैरिजन करने पड़े, n कंपैरिजन करने पड़े। कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल गई, ऑफ n, जो कि मेरा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बन गई। तो इस प्रकार से आपने इसकी भी बेस्ट और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर ली। अब मूव करते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ।
ठीक है, कि आपका प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी हम कोई वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल के स्पेस को हमेशा हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। मैं चाहे एक वेरिएबल क्रिएट करूं, मैं चाहे 10 वेरिएबल क्रिएट करूं अपने कोड में, या मैं 1 लाख वेरिएबल क्रिएट करूं, उसके स्पेस को मैं हमेशा कांस्टेंट स्पेस मान के ही चलने वाला हूं। दैट्स वाई ये वेरिएबल कांस्टेंट स्पेस ले रहा है। एरे की बात करते हैं। अगर मैं फिक्स्ड साइज का एरे क्रिएट कर रहा हूं, मैंने लिख दिया कि इंट ARR और इधर से लिख दिया जी न्यू इंट, स्पेलिंग दो थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लेना, 5। अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट नंबर डाल दिया 5, तो ये ऑफ 1 स्पेस ही माना जाएगा। इसको चाहे मैं 500 कर दूं, ऑफ 1 स्पेस ही माना जाएगा। इसको चाहे 5 लाख कर दूं, तब भी ऑफ 1 स्पेस ही माना जाएगा। अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, कांस्टेंट स्पेस में काउंट होगा। कोई एरे क्रिएट किया फिक्स्ड साइज का, वो भी कांस्टेंट में ही काउंट होगा। बट आपने इस प्रकार से कोई एरे क्रिएट कर दिया जहां पे आपने वेरिएबल साइज मेंशन कर दिया n, जैसे आपने वेरिएबल साइज मेंशन किया वैसे इसके स्पेस को ऑफ n मान लिया जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया, आई थिंक क्लियर चल रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपने जस्ट यहाँ पे एक 2D एरे बना रखा है। 2D एरे, इसमें कितने रोज हैं? n रोज हैं। और कितने कॉलम हैं? n कॉलम्स हैं। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? टोटल ब्लॉक्स कितने हैं इस 2D एरे के अंदर? मैंने बोला n मल्टीप्लाई n, दैट इज n स्क्वायर। तो कितना स्पेस ले लिया इसने? बिग ऑफ n स्क्वायर स्पेस ले लिया इसने। वेरी गुड, वही आंसर है। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी स्पेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो इनपुट के अलावा जो आपने स्पेस यूज किया है वो आपका ऑक्सिलरी स्पेस के अंदर काउंट होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे वेरिएबल और ये एरेज वाली चीज़ें। टाइम वर्सेस स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में बात की है कि जब भी नहीं, मतलब जनरली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आप ये फाइंड आउट करोगे कि आपका जो फास्टर कोड, जो आप बिल्कुल ऑप्टिमाइज कोड बनाओगे, वो थोड़ी ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा होगा, और जो कम मेमोरी यूज़ करने वाला कोड होगा शायद वो ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहा होगा। आप जैसे आगे बढ़ोगे इस पूरी डीएससी जर्नी के अंदर, तो आप फाइंड आउट करोगे यार ये वाली अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मेजॉरिटी केसेस के अंदर करेक्ट है। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमने यहाँ पर राइट डाउन की हुई है, उसको देख लेते हैं। थिंकिंग टाइम इक्वल टू सेकंड, हमने डिस्कस किया ही था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सेकंड के टर्म में मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो मशीन पर भी डिपेंडेंट है, दूसरी बार हमारे बस की बात भी नहीं है कोड देख के बता पाना कितने सेकंड में एग्जीक्यूट होगा, है ना, और वेरिएबल भी है, मशीन पर डिपेंडेंट भी होगा। सेकंडली, नॉट रिमूविंग कॉन्स्टेंट्स, डिस्कस किया था हमने कि हमें कॉन्स्टेंट रिमूव करने हैं कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर, उसको कर लेना भाई। ठीक है, और नेस्टेड लूप में मतलब बता दिया हमने, मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्सिटी को सिक्वेंशियल लूप में, एक के बाद एक जो लूप चल रहा है, पहला लूप लिखा खत्म हो गया, अगला लूप लिखा खत्म हो गया, तीसरा लूप लिखा खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्सिटीज को एड अप करना है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन किए हुए हैं, इनको फटाफट से एक बार करने की कोशिश कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मेरे पास 10 मिनट और है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ 10 मिनट के अंदर और। चलो आओ, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये लूप क्या कर रहा है? 0 से n तक चल रहा है, 0 से बेसिकली n-1 तक चल रहा है। कितना टाइम चला? ये आपका n टाइम्स तक चला। अज्यूम कर लो, अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी तुमने कोड लिखा है वो कॉन्स्टेंट टाइम ले रहा है। तो ओवरऑल कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस लूप को रन होने की? बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आउटर लूप जो आपका है वो 0 से n-1 तक चल रहा है, तो नियरली क्या एग्जैक्टली n टाइम चल रहा होगा। इनर लूप आपका 0 से लेकर i तक चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा क्या है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आपका i 0 था, तो आपका j जो था वो लेस देन 0 तक चला, यानी चला ही नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट था और लेस देन 0 पहुंच नहीं पाएगा। जब आपका i जो है 1 के लिए चला, तो आपका j सिर्फ 0 के लिए चला। जब i आपका 2 के लिए चला, तो j आपका लेस देन i यानी कि 0,1 के लिए चला। जब आपका i 3 के लिए चला, तो j आपका 0,1,2 के लिए चला। जब आपका i 4 के लिए चला, तो j आपका 0,1,2,3 के लिए चला। ठीक है, लेट्स से n की वैल्यू 5 मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये बात हमें समझ में आती है। तो इस वाले केस में क्या कुछ एग्जीक्यूट होगा? कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 0 के लेट से यहाँ कोई प्रिंट की स्टेटमेंट है इसके अंदर, तो ये एक ऑपरेशन कर देगा। यहाँ 0 ऑपरेशन थे, यहाँ पे 2,0 और 2,1, यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो गए। 3,0, 3,1, 3,2, यहाँ पे 3 ऑपरेशन हो गए। 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, इस प्रकार से 4 ऑपरेशन हो गए। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ अपने आंसर तक पहुँचने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 0, 1, 2, 3, 4, इसको सम अप कर देंगे कितने ऑपरेशन टोटल निकालने के लिए, तो क्या मैं ऐसा कुछ फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? n इंटू n-1/2 दैट इज 5 इंटू 4/2 दैट इज 10, प्लस करके देख लो, 4, 3, 7, 2, 1, 10। बढ़िया। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा n²/2 माइनस n/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आपके रिलेशन तक पहुंचे तो जो कम पावर वाला टर्म है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो बचा n²/2। कांस्टेंट को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, बचा n²। तो हेंस इस वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ n²। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। अब मूव करते हैं हमारे अगले कोड पर, दैट इज आपका n से शुरू हुआ था,
1 तक आप जा रहे हैं और डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो n से 1 तक की जर्नी है, बार बार डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। ऑब्वियसली भी देखा था हमने लॉग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लग रही है। इसको देखो, ये लूप आपका n टाइम्स चल रहा है, ये लूप आपका m टाइम्स चल रहा है, दोनों नेस्टेड लूप हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? n मल्टीप्लाई m, ओ ऑफ n मल्टीप्लाई m आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस केस के अंदर। बात समझ में आती है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन, जहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज है n। अगेन ये क्रिएशन हुई है, क्रिएशन में आप फाइंड आउट करना होमवर्क के अंदर, क्या क्रिएशन के अंदर ये मेरा ऑफ 1 टाइम लेगा या फिर ऑफ n टाइम लेगा। ये आपका होमवर्क है और आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से बताना है, ठीक है? बढ़िया। आगे और भी होमवर्क आपके राइट डाउन हमने किए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार फटाफट से 1 बाय 1 आप सभी को देखें और सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर ये n टाइम चल रहा है और यहाँ पर ये n/2 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि देखो 2 2 के स्टेप में आगे बढ़ रहा है ना, तो n मल्टीप्लाई n/2 आंसर तो मुझे निकाल के बताना। यहाँ पे ये 1 से n तक जा रहा है, पर मल्टीप्लाई 3 वाले केस में जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ से आना हो तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो मुझे पता लग गया लॉगरिथम में किसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, लॉग बेस 3, है ना। यहाँ पे इसको देखो, ये n टाइम चल रहा है, ऑफ n हो गई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी n टाइम चल रहा है, ऑफ n हो गई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों अलग अलग लूप हैं, दोनों को प्लस कर देना, आंसर क्या निकल के आएगा? ऑफ n आ गया। बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो, ये n टाइम चल रहा है, यहाँ से देखो ये n-1 टाइम चल रहा है, तो n मल्टीप्लाई n-1 कर दे, क्योंकि नेस्टेड लूप है, आंसर आ गया n² माइनस n। जब भी इस प्रकार मल्टीपल टर्म्स आए, कम पावर वाले को इग्नोर कर देना, बचा सिर्फ n², ऑफ n², इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। आया मजा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये चला n टाइम्स, ओके जी, ये लूप चला मेरा n टाइम्स, ठीक है। ये चल रहा है i टाइम्स। अभी जस्ट हमने ऑब्जर्व किया था कि ये वाले 2 लूप मिलकर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हैं, जस्ट अभी ऑब्जर्व किया था n² चलता है। और ये चला आपका j टाइम्स, इसको भी आपने ऑब्जर्व किया j। जब भी इस प्रकार से मल्टीपल केसेस आते हैं ना, आप सिर्फ वर्स्ट केस को पकड़ लो, क्योंकि बिग ऑफ नोटेशन से आप आंसर निकाल रहे हो, सिर्फ वर्स्ट केस को पकड़ लो और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। चलो इसका वर्स्ट केस पकड़ के निकालने की कोशिश करते हैं। अलग से मैं i j k लिख के करूँगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। सिर्फ वर्स्ट केस पकड़ते हैं एक बार। वर्स्ट केस क्या होगा? मैंने बोल दिया कि लेट से n की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो i वर्स्ट केस में कहाँ तक पहुँच पाएगा? वर्स्ट केस में i 4 तक पहुँच पाएगा। 4 के लिए j क्या करेगा? 4 के लिए j कहाँ तक पहुँच पाएगा? लेस देन i तक, यानी 0, 1, 2, 3, ओके। और k कहाँ तक जा रहा है? लेस देन j तक, तो k कहाँ तक पहुँच पाएगा? 0, 1, 2, खत्म। ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। पहला लूप मुझे पता है मेरा n टाइम्स चलने ही वाला है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है नहीं। तो जब पहला लूप मेरा n टाइम चलने वाला है, वर्स्ट केस में अंदर वाला लूप कब तक कहाँ तक चलेगा? n-1 टाइम्स तक चलेगा। और वर्स्ट केस में उसके इंटरनल वाला लूप कहाँ तक चलेगा? n-2 टाइम्स तक चलेगा। तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे निकाल सकता हूँ, n इंटू n-1 मल्टीप्लाई n-2। वर्स्ट केस देख लिया मैंने। वर्स्ट केस में ये n टाइम्स चलने वाला लूप, वर्स्ट केस में ये वाला लूप n-1 टाइम्स चलने वाला है, और वर्स्ट केस में ये वाला लूप n-2 टाइम्स चलने वाला है। मुझे पता है इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा, हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या निकल गई? n क्यूब, और मेरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ गई? O ऑफ n क्यूब। बिग ऑफ n क्यूब में आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि i जो है 0 से आपने स्टार्ट किया है और आप +2 करके आगे बढ़ रहे हैं। 0 के बाद आप 2 पहुँच गए, 2 के बाद आप 4 पहुँच गए, 4 के बाद आप 6 पहुँच गए, 6 के बाद आप 8 पहुँच गए, ऐसे करते करते आप n पहुँच गए। तो ऑब्वियसली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? अगर 1 करके पहुँचते तो आपको कितने स्टेप्स लगते हैं? n स्टेप्स लगते हैं। अब +2 करके पहुँचे तो आप कितने स्टेप्स लगे? n/2 स्टेप लगे। तो ऑफ n/2 मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ गई। यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए पहुँचे हैं, i = मेरा 1 था, मल्टीप्लाई 2 किया, n पहुंच गया। उल्टा सोचूं, डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया, कॉम्प्लेक्सिटी याद आ गई। दोबारा कौन सी बात कर रहा हूँ? ओ ऑफ लॉग n की बात हो रही है, खत्म। इसको देखो, ये 1 से n तक चल रहा है, पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, 2 बार प्लस हो रहा है, एक बार यहाँ प्लस हो रहा है, एक बार यहाँ प्लस हो रहा है। तो वही +2 वाला केस हो गया। +2 वाला केस ऑलरेडी अभी देखा था, ऑफ n/2 मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी, है ना। थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसा तो और कुछ तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सारे आप दिमाग लगाने की कोशिश करना। कुछ स्पेस बचे, कहते हैं 2 ही बचे हैं, देख लेना एक बार, इन दोनों को दिमाग लगाना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है इसका। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट किया, इसका मतलब कितना स्पेस ले रहा है? कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहा है। यहाँ पे एरे क्रिएट किया है, उसका जो साइज है वो वेरिएबल है, तो यानी कितना साइज है? n, तो ये ऑफ n स्पेस ले रहा है। यहाँ पे 2D एरे क्रिएट किया है, n × n कर देंगे आप, और आपका ऑफ n² स्पेस से ले लेगा। इसको देखो, इसने कितना स्पेस लिया है? ऑफ n। इसको देखो किसने कितना स्पेस लिया है? ऑफ n। दोनों को प्लस कर दो, ऑफ n प्लस ऑफ n, आंसर क्या निकल गया है? ऑफ n। मैं बार बार ऑफ n बोल रहा हूँ, आपको बिग ऑफ n बोल रहा है हमेशा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। लास्ट के ऊपर आ गए, दैट इज
कितनी रोज है, n रोज है, कितनी कॉलम्स है, m कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए, n मल्टीप्लाई m, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n क्रॉस m। ये भी आपने सॉल्व कर लिया। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आगे क्लासेस आपकी कलेक्शन फ्रेमवर्क पर होगी, तो वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी, कौन सा वाला कोड फास्ट है, कौन सा ऑपरेशन फास्ट है। आगे कलेक्शन फ्रेमवर्क खत्म करने के बाद एरे के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हर क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन की या सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, अगेन ये वाले 2 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए थे, टाइम वहाँ पर सभी भी अवेलेबल है, तो इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। चलो, पहला रूप साफ साफ दिख रहा है मुझे, कितनी बार चलने वाला है, n टाइम्स चलने वाला है। दूसरा रूप साफ साफ नजर आ रहा है मुझे, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इसका ज्यूम कर लेता हूँ, कितनी बार चल गया है, रूट n टाइम्स तक चलने वाला है। ओके जी, और अंदर आप कुछ प्रिंट करें जो कि कॉन्स्टेंट टाइम लेता है। तो बाहर का लूप n टाइम्स, अंदर का लूप रूट n टाइम्स, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n रूट n के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया, खत्म। आगे मूव करते हैं, बाहर का लूप साफ साफ नजर आ रहा है, कितना टाइम चलने वाला है, n टाइम्स चलने वाला है। अंदर आप क्या कर रहे हैं, अंदर आप मॉडुलस ऑपरेशन चेक कर रहे हैं कि अगर मॉडुलस इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर देना। तो ऑफ n टाइम्स के अंदर आपने इसको सॉल्व कर लिया है, खत्म। थोड़ा और अगर डिटेल में जाएं तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आई मेरा चलने वाला है 0 से लेके 1 2 3 ऐसा करते करते n-1 तक, ध्यान से ऑब्जर्व करना। आई मॉड 2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जब भी आप 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब कौन से नंबर की बात हो रही है, इवन नंबर की बात हो रही है। तो जब 0 के अंदर आए आपका यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, अब 1 के अंदर आए ये प्रिंट नहीं हुआ, 2 में आए प्रिंट हो गया, 3 में प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते आपके सारे इवन नंबर्स आप प्रिंट करवा लेंगे और ख़त्म, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आने वाली है। तो काइंड ऑफ कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दे दिए, जिससे थोड़ा बहुत आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ का आइडिया लग चुका होगा। और मैं आशा करता हूँ कि समझ में चीज़ें आएंगी। आपको कल को कोई क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरे के, भी हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है और क्यों है, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है और क्यों है, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना ही मित्रों, जितनी प्रैक्टिस वाला काम था ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर लिया है। अगेन हमने कोई बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं कर लिए, बेसिक क्वेश्चन करें, पर हाँ थोड़ा आइडिया हमें लग चुका है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। लेट्स से कल किसी क्वेश्चन में जाके मैं बोलूँ कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, तो आप डरोगे नहीं। ठीक है, होमवर्क अगेन आपको आर्टिकल जो है एक बार फटाफट से दोबारा से रीड आउट करना है पूरा का पूरा। और नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क। आई थिंक इसके 3 लेक्चर हैं, मॉड्यूल 1 2 3, वो तीनों आपको मिल जाएंगे। और इस लेक्चर में इतना मित्रों, मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। और जावा का एक ₹1 का कोर्स हमने ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, C++ का भी। तो इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं जावा या C++ बेसिक्स प्लस ऊप्स प्लस कलेक्शन फ्रेमवर्क और STL स्टडी करने में, तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं ₹1 के अंदर और पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा कंटेंट को देखने में, समझने में, कोड करने में। और मिलेंगे आपसे कल, बाय।